हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है अकाउंटेंसी के ऊपर वीडियो जिसमें हम लोग 11th क्लास के जीएसटी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पूरी डिटेल को जानेंगे कि आखिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि कोई दुकानदार जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करता है तो किस तरीके से उसका अकाउंटिंग होता है। क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो अकाउंट्स में, तो इस टॉपिक को हम अकाउंट्स के पहलू से समझेंगे कि आखिर किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। आप जहां भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए या फिर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए, तो वहां पर या फिर कोई भी सर्विसेज या फिर गुड्स खरीदते हो तो उसमें जीएसटी इंपोज होता है। तो एज अ दुकानदार जीएसटी कब वो पे करता है और कैसे वो कलेक्ट करता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले एक बेसिक फंडा समझते हैं कि आखिर सरकार टैक्स क्यों लेती है। ये जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कौन करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। दो तरीके के गवर्नमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार जो है एक स्टेट है, और बिहार में किसकी स्टेट गवर्नमेंट है? नीतीश सरकार, है ना। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार, आप देखते हो, इतना सारा खर्च करता है। रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। अभी देखिए कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारा के कारण सरकार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है ना। रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम, ब्रिज, सरकारी हॉस्पिटल, आपको पुलिस प्रोटेक्शन, मिलिट्री प्रोटेक्शन, बॉर्डर प्रोटेक्शन, सरकारी स्कूल में फ्री किताब मिलता है बच्चों को, फिर उसके बाद मिड डे मील मिलता है। तो ये जो पैसा, एयरफोर्स में इतना सारा पैसा, मतलब डिफेंस सिस्टम पे इतना पैसा खर्च होता है, तो ये पैसा सरकार के पास कहां से आता है? तो बेसिकली कोई भी गुड्स जब आप खरीदते हैं तो उस पर सरकार टैक्स इंपोज कर चुकी होती है ऑलरेडी। यानी कि अगर मान लीजिए ये पेन आप 10 रुपए का खरीदे हैं, तो इस पेन पे कुछ टैक्स जुड़ा हुआ है, और वो सरकार वो टैक्स लेकर अपना पूरा बिजनेस नहीं कर सकते, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो दो तरीके का टैक्स जनरली होता है बच्चों, दो तरीके का टैक्स। एक वो टैक्स जिसको कहते हैं डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो आप किसी सामान को खरीदे और उस पे लगा, जैसे तुम मूवी देखने गए और वहां पे इंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी के नाम पे लगा। आप रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाए, एंड आपको वहां पे टैक्स लगा। जैसे आप 10 रुपए का डोमिनोज, 100 रुपए का डोमिनोज में पिज्जा खाए। सर 100 रुपया मजाक कर रहे हैं सर, चलो 1000 का बिल बना देते हैं। तो 1000 का जब बिल बनता है डोमिनोज में, तो उसमें 5% का जीएसटी लगता है। पहले लगता था सर्विस टैक्स, मगर अब उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? सर्विस जीएसटी हो गया। तो 5% का टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कोई आप गुड्स या फिर सर्विसेज लेते हो, तो वहां पर जो टैक्स आपको देना पड़ता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप 1000 का पिज्जा खाएं और आपको 5% एक्स्ट्रा, दैट इज 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, 1050 रुपया देना पड़ा, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आप पेंटालून से कपड़ा खरीदिएगा जीएसटी, और बिग बाजार से कपड़ा खरीदिएगा, तो वहां पर भी बिल देखिएगा, तो बिल में आपको दिखेगा जीएसटी अलग से। तो वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और उस पे जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, आपके इनकम पे जो लगता है उसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोलते हैं। कल को आप बड़े हो जाओगे, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया सालाना इनकम अर्न करोगे, तो उस केस में आपको सरकार आपसे टैक्स मांगेगी, आपसे सरकार टैक्स मांगेगी। तो वो जो टैक्स आप पे करोगे उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। तो दो तरीके का टैक्स होता है। ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर में, क्योंकि यहाँ पर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बेचने पे टैक्स लग रहा है। ठीक है। अगर जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस आने से पहले
हर सरकार अलग अलग तरीके का, आपको पता है कि जीएसटी का जो इम्प्लीकेशन हुआ है आपके सामने हुआ। आप उस समय आई होप 7 या 8 में होगे, और है ना 8 में होगे उस समय, और उस समय जीएसटी का इम्प्लीकेशन हुआ, है ना। तो उससे पहले कौन सा टैक्स लगता था? उससे पहले बहुत अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता था, उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। और वो सारे टैक्स को रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया। पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता था, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके का टैक्स लगता था। मगर अब क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स के पॉलिसी पे काम होता है। यानी कि अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स बेसिस पे काम करता है। मतलब पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं कपड़े का, मान लीजिए गुजरात में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करने का टैक्स अलग लगेगा, और मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अभी थोड़ा समझिए थ्योरी और ओरली जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। आप कपड़े मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। आप विदेश से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, है ना। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में दो आता है, ड्यूटी मतलब होता है टैक्स, टैक्स का दूसरा नाम होता है ड्यूटी, ठीक है। तो विदेश से आप कुछ मंगाते हो तो इंपोर्ट, या और कुछ भेजते हो तो वहां एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट टैक्स इंपोर्ट टैक्स, तो उसको वो किसके अंदर में आता है, किसके दायरे में आता है, कस्टम ड्यूटी के दायरे में आता है। मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, कुछ बेचते हो तो सेल्स टैक्स लगता है। अलग अलग प्रकार का, आप मूवी देखने जाते हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, आप अपने घर में सेटअप बॉक्स लगाते हैं उसका जो पेमेंट करते हैं वहां पर भी इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। सबसे खास बात जानते हो, जब आप होटल में जाते थे तो दो तरीके का टैक्स लगता था, एक सर्विस टैक्स और एक वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। तो इतना सारा अलग अलग टैक्स जो लगता था, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था बिजनेस करने में। और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग पे गुजरात में अगर 10% का टैक्स है तो बिहार में हो सकता है 12% का टैक्स हो, बंगाल में हो सकता है 8% का टैक्स हो। मतलब अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, सारे बिजनेसमैन को कंफ्यूजन। और मान लो हम व्यापारी हैं, मान लीजिए हम कपड़े का व्यापारी हैं, और अगर गुजरात में 8% का टैक्स लग रहा है और बंगाल में 10% का टैक्स लग रहा है, तो बताओ हम कहां से खरीदेंगे? हम ऑब्वियस सी बात है गुजरात से ही खरीदेंगे, क्योंकि गुजरात में 8% का टैक्स लगेगा और बंगाल में 10% का टैक्स लगेगा। तो कभी कई बार ऐसा होता था कि बिजनेसमैन को कंफ्यूजन होता था कि भाई हम गुड्स खरीदे तो खरीदे कहां से, गुजरात से खरीदे कि बंगाल से कि यूपी से, कहां सस्ता पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग एक ही देश में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर, कितनी गलत बात है। तो इस पॉलिसी को हटा दिया गया और वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी अपनाया गया, है ना। तो जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स के आधार पे काम करता है, जहां पर अगर बोल दिया गया कि कपड़े के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा, तो इंडिया में कहीं भी वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी, चाहे झारखंड, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात, 18% ही लगेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जितना कंफ्यूजन हुआ करता था वो दूर हो गया। एंड क्या किया गया, जीएसटी में अलग अलग स्लैब बांटा गया, है ना। अलग अलग स्लैब कहने का मतलब हर गुड्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, बहुत नेसेसरी गुड्स हैं उस पे, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, उसको 0% के दायरे में रखा गया। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको टैक्स फ्री रखा गया, जिसपे 0% का टैक्स लगेगा, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, आप आलू, प्याज, दाल वगैरह जो खरीदते हैं मार्केट से लूज, या फिर नमक जो खरीदते हैं, इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। आप इवन टाटा नमक भी खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी, आपको याद होगा, दांडी मार्च किए थे, है ना। जब सरकार, अंग्रेज सरकार जब नमक पे टैक्स लगाई थी तो गांधी जी दांडी मार्च किए थे कि नमक जो है बहुत इसेंशियल गुड्स है और इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो नमक के ऊपर, मिल्क के ऊपर, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है। अच्छा,
जो नॉन ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड मीट, फल, सब्जी, इस पे टैक्स नहीं लगता। सुमन अपना वीडियो बंद करिए, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि जीएसटी जो है वो आपका एक बेस पे काम करता है, दैट इज वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के ऊपर काम करता है। तो चलिए आपके बुक के हिसाब से कुछ पढ़ा जाए और समझते हैं कि आपका कंटेंट, बुक का कंटेंट क्या कहता है। एक मिनट। इस पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। आप लोग क्या सीखने वाले हैं? अकाउंटिंग सीखने वाले। तो मगर अकाउंटिंग सीखने से पहले बेसिक मीनिंग तो समझ में आना चाहिए ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मीनिंग, टैक्स मर्ज्ड, कौन कौन सा टैक्सेस मर्ज हुआ है, जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, आखिर क्यों जीएसटी लाया गया, पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था, एंड टाइप ऑफ टैक्सेस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या कह रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। लेव्ड, लेव्ड मतलब लगाना, at a prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol, है ना। आपको अल्कोहल, ओ की श्रुति, आपको अल्कोहल यानी कि दारू, सिगरेट और पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। इस पे अलग सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है। इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे हम, ठीक है। For human consumption, supply of goods means sale of goods and supply of services means rendering of services। आपको पता है कि एक दुकानदार दो काम करता है, या तो वो गुड्स बेचेगा और या तो सर्विस देगा। अगर जैसे कि हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, मैं सर्विस दे रहा हूं। मगर कोई दुकानदार के पास अगर आप सामान खरीदते हैं तो वो कहेगा आई एम सेलिंग गुड्स। तो सप्लाई, दो चीज होता है, या तो गुड्स का सप्लाई होगा या तो सर्विस रेंडर किया जाएगा। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स seeking to unify several indirect tax and is based on the principle one nation one tax। और ये एक वैसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि किसके आधार पे काम करता है? वन नेशन वन टैक्स के आधार पे काम करता है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट 24 मार्च 2017। देखिए, ये एक्ट जो है वो 2017 24 मार्च में ही पास हो गया था, मगर इसको इफेक्ट में लागू कब किया गया? लागू किया गया 1 जुलाई से। देखिए, कोई भी रूल ना जिस दिन पास होता है, जिस दिन बनता है, उसी दिन से अप्लाई नहीं हो जाता है, कुछ समय लगता है। तो 24 मार्च को रूल बन गया, कंप्लीट हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, मगर उसको इफेक्ट में कब लाया गया? 1 जुलाई 2017। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब टैक्सेस मर्ज की बात करें तो अब आपको पता है कि हमारे देश में दो तरीके की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके का टैक्स लगती थी? एक्साइज ड्यूटी, जो किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। कहां पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस टैक्स, जैसे बैंक के पास जाते हो, होटल के पास जाते हो, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आप मूवी देखे, आप स्टेडियम में मैच देखे, तो ये सब क्या है? सर्विस मिल रहा है आपको। आप एरोप्लेन से आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल बॉगी और स्लीपर बॉगी में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। मगर आप एसी बॉगी से जा रहे हो, एसी बॉगी में सफर कर रहे हो, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पहले लगता था सर्विस टैक्स, मगर अब लगता है जीएसटी। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि बाबू एसी बॉगी में वही लोग सफर करते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, और सरकार का ये नीति रहता है कि हम उसी से टैक्स ज्यादा वसूले जो अमीर है। अब जो गरीब है बेचारा, वो तो जनरल बॉगी में चलेगा ना, और या तो स्लीपर में चलेगा, और जो अमीर है वो एसी में जाएगा। तो एसी में जाओगे, एसी का हवा लोगे तो टैक्स नहीं दोगे? हाँ सर, देंगे सर। चलो,
और सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये अलग अलग प्रकार का। अब देखो इसके बारे में ज्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स बोल के भी कुछ हुआ करता था, जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसके बदले क्या आ गया है, जीएसटी, है ना। तो अच्छा, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी है, आपको पता है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपका किस प्रकार का टैक्स लेती थी, ऑक्ट्राई टैक्स, एंट्री टैक्स। जैसे कि मान लीजिए आप व्यापारी हो बिहार के, आप यूपी से कुछ मंगवा रहे हो, तो यूपी से मंगवा रहे हैं तो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है वहां पे टैक्स लगता था, ऑक्ट्राई टैक्स। फिर अगर आप कुछ परचेज किए हैं तो परचेज टैक्स, आप कुछ आप एपीआर में मूवी देखने गए हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स, होटल में खाना खाने गए हैं तो वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कुछ भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वहां पर जो टैक्स लगेगा उसको कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, अब हम पनीर लाएं तो पनीर कस्टमर को थोड़ी सर्व करेंगे, पनीर में वैल्यू एडिशन लगाएंगे, पनीर में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, मसाला मिलाएंगे, सब कुछ मिलाएंगे, तब जाके वो पनीर पसंद या फिर पनीर चिल्ली व्हाटएवर वो बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मैदा लाए हैं तो मैदा सर्व नहीं करेंगे, उससे नान बना के सर्व करेंगे। बात समझ में आ रहा? हाँ सर, बस सर अब खाने का नाम नहीं लीजिए, भूख लग जाएगा। चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ लगता था, जहां पर रेस्टोरेंट में आप जब जाते थे, जहां पर खाना खाते, जैसे पिज्जा खाने गए, तो जब पहले क्या होता था ना, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स भी लगता था और वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता था, है ना। तो अब ये दोनों हट के क्या हो गया, सिंपल सा जीएसटी लगता था। पहले जानते हैं जब जीएसटी नहीं था तो टोटल अगर रेस्टोरेंट में आप 100 रुपए का कुछ खाना खाते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 19 रुपया टैक्स देना पड़ता था। 19 रुपया कैसे हो गया सर, 19 रुपया में आपका 14% सर्विस टैक्स और 5% वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों टैक्स अलग अलग लगता था। बात समझे। मगर अब जीएसटी के आने की वजह से 100 रुपए का अगर सामान ऑर्डर करते हो तो 5% का जीएसटी यानी कि 5 रुपया, और टोटल बिल कितने का बनेगा, 105 का। तो जीएसटी के आने की वजह से रेस्टोरेंट का जो बिल है वो थोड़ा सस्ता हो गया। किसके लिए, इससे दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे किसको फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा। जहां पर कल को हम 119 रुपया देते थे, अब 105 रुपया देंगे, तो 14 रुपए का बचत है। लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, ये सब टैक्सेस लगता था, है ना। कोई लॉटरी जीते और आपको पता है, आप मान लीजिए आप कोई लॉटरी का टिकट खरीदे और आपको 1 करोड़ रुपया का लॉटरी मिला, आप 1 करोड़ रुपया जीते, तो सरकार आपसे 30% का टैक्स ले लेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट 30% का टैक्स। यानी कि भले ही 1 करोड़ जीते हो मगर तुमको मिलेगा मात्र 70 लाख रुपया। समझे। जैसे केबीसी, है ना, कौन बनेगा करोड़पति में देखते थे, कोई जीत रहा 18 लाख, कोई जीत रहा 15 लाख, कोई जीत रहा 1 करोड़, कोई जीत रहा 7 करोड़। तो जो 7 करोड़ जीतता है उसको 7 करोड़ नहीं मिलता है, उसको 30% टैक्स लग जाता है, और फाइनली बेचारे को 2.1 करोड़ टैक्स लग जाता है। 2 करोड़ 10 लाख रुपया टैक्स लग गया और बेचारा का मिला कितना, तो 4 करोड़ 9 लाख रुपया। 4 करोड़ 9 लाख हो गया ना, हाँ, 4 करोड़ 9 लाख रुपया मात्र मिलता है। तो इस तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर काम करता है। तो ये सब भी आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको समझ लेना है कि इस प्रकार का टैक्स हुआ करता था, है ना। ऑक्ट्राई टैक्स, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हटाकर क्या लाया गया है, जीएसटी। ठीक है। हाँ भैया वो तो शो नहीं करता, नहीं, हाँ वो नहीं शो करेगा आपको, वो जो 30% का जो टैक्स लगता है वो शो नहीं करेगा आपको, मगर बोलेगा कि हाँ आप जीते हैं उतना ही, मगर क्या करोगे। जैसे कोई अगर कल को आपका जॉब लगता है तो मान लीजिए 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपया पर ईयर आपका पैकेज लगा, तो 10 लाख रुपया आपको थोड़ी मिलेगा। 10 लाख तो बोलने का है, सरकार इसमें मोर और लेस कम से कम नहीं तो 30 से 40 हजार रुपया उसका टैक्स बन जाएगा तुम्हारा। यानी कि तुमको कट छट के 9 लाख रुपया या समथिंग मिलेगा, है ना। तो वो बोलने का रहता है सिर्फ। ठीक है। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर,
जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 लेवल में बांटा गया, 5 स्लैब में। इसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, खाने पीने का पदार्थ, नमक, दूध, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर 0% का टैक्स सरकार नहीं लेगी। कॉमन यूज्ड आइटम, कॉमन यूज्ड आइटम जैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट जो थोड़ा इसेंशियल है, इसेंशियल कहने का मतलब थोड़ा जरूरी हो जाता है, जैसे कॉपी किताब हो गया, स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गया, दूध पाउडर हो गया, ये सब पे टैक्स लगता है मगर 5%। किसी कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है इस पे 12% लगता है, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट, हल्का फुल्का जो ब्रांडेड, जैसे ब्रांडेड दाल खाते हो, टाटा संपन्न, जैसे लूज दाल अगर आप खरीदते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर टाटा कंपनी का दाल आता है मार्केट में, आप बासमती राइस आप खरीदते हो मार्केट से लूज, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर इंडिया गेट बासमती राइस खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा, 5% या 12%, वो अलग अलग चलता है, ठीक है, इतना ध्यान नहीं है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे आप परफ्यूम यूज करते हैं, है ना, फेस वॉश यूज करते हैं, महंगा जूता खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं, ब्राइल क्रीम, हेयर क्रीम यूज करते हैं, है ना, फेयर लवली लगाते हैं गोरा होने के लिए, व्हाइट टोन पाउडर लगाते हैं, तो ये सब जो लग्जरियस प्रोडक्ट थोड़ा आ जाता है, और थोड़ा है ना डेकोरेटिव प्रोडक्ट है उस पर 28% का टैक्स लगता है। और जो लग्जरियस आइटम रहता है जैसे एसी, है ना, 5,000 10,000 का जीन्स, 2,000 3,000 का जूता, देखो जूता भी दो तरीके का आता है, एक होता है सस्ता, एक होता है महंगा, है ना। तो वहां पर जैसे 5 स्टार होटल, वहां पर आपको ज्यादा टैक्सेस लगता है। तो ये आपको जानना, मतलब कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगता है, ये आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, है ना। मगर आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12, 18 एंड 28%। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, अकाउंटिंग जब करने लगोगे, तो वहां पे बुक में क्वेश्चन में आपको बता देगा कि जिस गुड्स की बात हो रही है उसमें 12% का टैक्स है कि 5% का टैक्स है कि 18% का टैक्स है, क्वेश्चन क्लियर कर देगा। तो जितना परसेंट टैक्स बोलेगा उसके हिसाब से काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि दो तरीके का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चलिए उसी के आधार पे कुछ यहाँ पे बातें हो रही हैं, और भी कुछ पॉइंट है। जीएसटी इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड द सेल। देखिए अब यहाँ पर समझिए थोड़ा, एक दुकानदार दो काम करता है, एक दुकानदार दो काम करता है, या तो वो सेल करेगा या तो वो परचेस करेगा। जैसे हम दुकानदार हैं, मर्चेंट है कपड़े का, हम गुजरात से परचेस करते हैं और गया में सेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने पे भी टैक्स लगेगा, परचेस करने पे भी हमको टैक्स देना पड़ेगा, और इसको कहेंगे इनपुट टैक्स। इसको क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी। और हम जब अपने कस्टमर को सेम प्रोडक्ट बेचेंगे तो इसको कहेंगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यानी कि हम मान लीजिए 1,00,000 रुपए का परचेस किए, हम गुजरात में जाके 1,00,000 रुपए का परचेस किए, तो 1,00,000 रुपए का परचेस किया और मान लीजिए 5% का टैक्स है, तो हम 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे और टोटल हम कितना पेमेंट करेंगे? 1,05,000 रुपए। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि देखिए सरकार, हम 1,00,000 रुपए का परचेस किए थे जिसमें कि टैक्स हम कितना दिए? 5,000, और इसको हम क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी। इसको क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी। मतलब खरीद पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। और यही प्रोडक्ट, मान लीजिए 1,00,000 का जो प्रोडक्ट है, हम 1,10,000 में किसी को बेच रहे हैं, 1,10,000 में किसी को बेचे, 10,000 मेरा फायदा है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम अपने कस्टमर से बोलेंगे बाबू 5% का टैक्स है, तो कितना हो जाएगा? 5,500 रुपया। 1,10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 5,500 रुपया, ठीक है। तो 5,500 रुपए का टैक्स लगेगा, तो टोटल हम कस्टमर से कितना लेंगे? 1,15,500, ठीक है। ये जो टैक्स है इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट जीएसटी।
आउटपुट जीएसटी। सिंपली कहने का मतलब जो खरीदने पे टैक्स देते हैं, यानी कि दुकानदार जो टैक्स पे कर रहा उसको कहेगा इनपुट जीएसटी, क्योंकि हम खरीदे और हम दिए, और वही प्रोडक्ट को जब हम अपने कस्टमर को बेच देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगा। अब थोड़ा समझिए। अब देखिए, कोई भी दुकानदार ना जो भी जीएसटी देता है वो उसको वापस मिल जाता है। सर वापस मिल जाता है मतलब, जैसे देखिए ये 5,000 रुपए का जो हम टैक्स दिए, हम जब गुजरात परचेस करने गए तो हम 1 लाख का सामान और 5,000 रुपए का टैक्स दिए, तो टोटल मेरा खर्च कितना हुआ, 1,05,000 रुपया। मगर सरकार कहती है कि अमित जी, चूंकि आप दुकानदार हैं तो ये टैक्स आपको नहीं देना है। देखो, किसी भी गुड्स पे, जैसे इस पेन पे जितना भी टैक्स लगा है ना, वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा कस्टमर। वो कौन बियर करेगा, कस्टमर। मगर इन बिटवीन अगर कोई दुकानदार टैक्स पे करता है तो वो उसको वापस मिल जाएगा। वो उसको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे हम दुकानदार हैं, 1 लाख रुपए का परचेस किए और 5,000 रुपए टैक्स दिए, फिर सेम गुड्स को हम बेचे और हम अपने कस्टमर से कितना टैक्स ले लिए, 5,500। तो सरकार कहता है कि अमित जी आप 5,500 टैक्स कलेक्ट किए हैं। हम बोले हाँ। किसके नाम पे लिए, अब ये बताओ, हम ये 5,500 किसके नाम पे कलेक्ट किए हैं, सरकार के नाम पे कलेक्ट किए हैं ना। आप जैसे डोमिनोज में 1,000 रुपए का पिज्जा खरीदे और 1,000 में 5% का 50 रुपए टैक्स दिए, तो डोमिनोज क्या करेगा, वो 50 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा। वो अकाउंटिंग हो जाता, उसके लिए अब चिंता नहीं करना। सर नहीं देगा तो, नहीं देगा तो पकड़ाएगा, पकड़ाएगा तो पेनाल्टी लगेगा, तो वो चीज नहीं होता। मतलब आप जितना टैक्स दिए वो सरकार को चला जाएगा। मतलब सरकार डायरेक्ट आपसे नहीं मांग रहा है, दुकानदार के थ्रू आपसे ले रहा है। बात समझ में आ रहा? तो उसी प्रकार हम अपने कस्टमर से 5,500 रुपया टैक्स लिए, जिसमें कि सरकार कहेगा ठीक है अमित जी, आप 5,000 रुपया तो पहले दिए थे ना, वो आप रख लीजिए, और ये जो 500 एक्स्ट्रा टैक्स मिला है ये मेरे को दे दीजिए। तो आप देख रहे हो, पहले हम 5,000 दिए थे वो वापस मिल गया, और बाकी का जो 500 रुपया एक्स्ट्रा है वो मेरा इनकम नहीं है, वो सरकार का पैसा है, तो हम सरकार को दे दिए। तो अल्टीमेटली देख रहे हो, जो पैसा हम सरकार को दिए वो मेरे को वापस मिल भी गया। तो आप देख पा रहे यहाँ पे टैक्स सरकार, गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है। फाइनली कस्टमर दे रहा है। ये चीज आपको और अच्छे से आगे क्लियर होगा। ठीक है? अच्छा, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको कहते हैं टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हम सामान खरीदे और टैक्स दिए और वही टैक्स का पैसा रख लिए और बचा एक्स्ट्रा पैसा उसको हम गवर्नमेंट को वापस कर दिए, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि आप जब टैक्स पे करते हैं, ये जो 5,000 रुपए हम पे किए हैं, यहाँ पर जो तुम देख पा रहे हो, ये जो 5,000 रुपए हम पे किए हैं, ये 5,000 रुपए एक्चुअली में मेरे लिए एसेट्स हो गया। सर एसेट्स कैसे हो गया, क्योंकि हम जो टैक्स पे किए हैं वो उसको हमको कलेक्ट भी करना, उसको हम ले लेंगे, हम अपने कस्टमर से वापस ले लेंगे, तो ये मेरे लिए एसेट्स हो गया ना। और गवर्नमेंट के नाम पे जो हम 5,500 रुपया कलेक्ट किए हैं वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। सर लाइबिलिटी कैसे, क्योंकि देखो 5,500 में 5,000 तो तुम्हारा है, मगर 500 रुपया किसका है, 500 रुपया किसका है, गवर्नमेंट का। तो जब गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट का 500 रुपया मेरे पास है तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी हो गया ना, मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। और ये जो 5,000 रुपए हम एक्स्ट्रा पे किए हैं, है ना, ये चूंकि हमको वापस लेना है, तो चूंकि हमको लेना है पैसा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। और आपको पता है कि एसेट्स को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। बात समझ में आया? यानी कि आप जब सेल करोगे तो उस पे जितना भी आउटपुट कलेक्ट करोगे उसको आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और जितना भी आप परचेस करेंगे और उस पे जितना टैक्स देंगे उसको अलग से आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर है? अभी बस इतना समझ में आ गया, काफी है।
नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारा क्लासेस करेंगे और उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फिर से रिकैप कर देते हैं। सेल जब आप करते हैं तो सेल पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट, और जब परचेस करते हैं तो उस पे जो टैक्स देते हैं उसको कहते हैं इनपुट। तो आप जो भी टैक्स दिए हैं वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से वापस लेना है। और आप जो भी टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किए हैं उसमें से 5,000 तो आप रख लेंगे, बाकी का 500 रुपया गवर्नमेंट को देना है। और चूंकि गवर्नमेंट को देना है तो ये आपके लिए लायबिलिटी हो गया, इसलिए आप इसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। फिर सेल करने पे जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट, और जो परचेस करने पे लगता है उसको कहते हैं इनपुट। अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने, इजिली समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तो अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों पॉइंट क्या कह रहा है, GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from customer on the sale. GST paid termed as input, इसको जो हाईलाइट कर रहे हैं उस पे फोकस करिए। GST paid, आप एज अ दुकानदार आप जो भी GST पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, termed as input GST and its set off against GST collected termed as output GST। और हम लोग जो भी पे करते हैं उसको सेट ऑफ करते हैं। अभी बोले थे ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम आपको बताए थे उसको सेट ऑफ जीएसटी भी बोलते हैं। बस आपको समझना यह है कि जैसे सिंपल सा बात है, सेट ऑफ का क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे सेट ऑफ मतलब है हम 5,000 रुपया पे किए, जब हम अपने कस्टमर को बेचे तो हम 5,500 रुपया ले लिए कस्टमर से, तो 5,000 जो हम दिए थे वो रख लेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा 500 रुपया दे देंगे गवर्नमेंट को। इसको कहेंगे सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। अभी तो फर्स्ट क्लास है और इसमें बस इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, आपको आराम से चीजें समझ में आएगी, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं होने वाला। एज सच GST paid on purchase, input GST is not a cost। और चूंकि आप देख रहे हो हम जो 5,000 रुपया दिए वो हमको वापस मिल गया, तो ये मेरे लिए खर्च नहीं है। जैसे मान लीजिए हम बिजली बिल पे कर रहे हैं और वो हमको वापस नहीं मिल रहा, तो ये मेरे लिए खर्च है। हम वर्कर से काम करवा रहे हैं और वर्कर को वेजेस दे रहे हैं, तो वो वेजेस मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो ये मेरे लिए खर्च है, कॉस्ट है मेरा। मगर हम 5,000 रुपया जो जीएसटी पे किए वो मुझे वापस मिल जा रहा है, तो इसलिए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ये मेरे लिए कॉस्ट नहीं होगा। यानी कि हम 1,05,000 पेमेंट किए, मगर चूंकि 5,000 मुझे वापस मिल जाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि मेरा टोटल लागत उस कपड़े के ऊपर कितना है, 1,00,000 रुपया, ना कि 1,05,000। सर तो आप तो 1,05,000 पे किए, 1,05,000 पे किए हैं, मगर वो 5,000 हम अपने कस्टमर से कलेक्ट भी कर लेंगे। बात समझे? चलिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जो भी इनपुट हम आपको बोले ना, इनपुट जीएसटी को क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, और आउटपुट जीएसटी को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि एसेट्स, इनपुट जीएसटी को हम लोग एसेट्स बोलते हैं और आउटपुट जीएसटी को लाइबिलिटी बोलती है। दैट इज वाई हम लोग आउटपुट को कहते हैं, लिखते हैं क्रेडिट में, और इनपुट को लिखते हैं डेबिट में। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अब देखिए। यूजुअली जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट जीएसटी नॉट अ कॉस्ट, है ना। आपको क्लियर है कि जितना भी टैक्स हम जो पे किए हैं परचेस करने बाद, वो मेरे लिए कॉस्ट नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि वो मेरे को वापस मिल जाएगा। However, in certain cases, GST paid cannot be set off। मगर कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो आप जीएसटी पे किए वो आपको वापस नहीं मिलेगा, है ना। इन सच अ मैनर कि वो जो भी जीएसटी आप पे किए हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए, हम मान लो हम कपड़ा खरीद के लाए और 5,000 रुपया टैक्स दिए,
तो वो मेरे को वापस मिल जाएगा। पर वहां हम होटल में खाना खाएं और होटल में खाना खाएं और हमको टैक्स लग गया 50 रुपया, वो टैक्स हमको वापस नहीं मिलेगा। हम ट्रेन से गए और ट्रेन से आए और एसी बॉगी में गए थे तो जीएसटी लग गया, वो टैक्स हमको वापस नहीं मिलेगा। मतलब जो खर्च आप करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो वापस आपको नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड एंड ब्रेवरेज एक्सपेंस, रेस्टोरेंट में आप खाना खाए और वहां जो टैक्स दिए वो वापस नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो दे रहे हैं उसका भी पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ क्लब, ये सब जो आप करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का मेंटेनेंस किए, रिपेयर कराए, वहां पे टैक्स लग गया। आप कोई ट्रक खरीदे, आप कोई ट्रक खरीदे और ट्रक को यूज करोगे कि बेचोगे? सर यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो ट्रक में भी तो कुछ जीएसटी लगा होगा, वो जीएसटी आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, वो मेरे लिए, आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। फ्री गिफ्ट, मतलब ये सब सिंपली कहने का मतलब रॉ मटेरियल जो खरीदते हो, जो चीज को बेचने के लिए खरीद रहे हो। जैसे हम स्टेशनरी का दुकान चलाते हैं और हम 50 बोरा कॉपी खरीदे, ठीक है ना, तो वो कॉपी को हम बेचेंगे, इसलिए उस पे जितना टैक्स लगा वो मेरे को वापस मिल जाएगा। पर हम अपने कस्टमर को बैठाने के लिए चेयर खरीदे हैं और चेयर पे जो टैक्स मिला है, लगा है, वो हमको वापस नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि टैक्स आपको उसी का वापस मिलेगा जिसको आप रीसेल करोगे। क्लियर है? जैसे मेरा कंप्यूटर का दुकान है, मेरा एक सटीक एग्जांपल देते हैं, मेरा कंप्यूटर का दुकान है, हम 100 कंप्यूटर खरीदे बेचने के लिए, ठीक है। अब मगर क्या हुआ कि 5 कंप्यूटर हम अपने दुकान में यूज कर लिए, 5 कंप्यूटर हम उसमें से निकाल लिए और 5 कंप्यूटर को हम अपने दुकान में यूज करना चालू किया। अरे भाई कस्टमर है, बिल बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। तो 5 कंप्यूटर हम अपने दुकान में यूज कर रहे हैं और बाकी का 95 कंप्यूटर हम सेल करेंगे। बात समझे? तो इस 5 कंप्यूटर पे जो टैक्स लगा है वो हमको वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं। पर बाकी का जो 95 कंप्यूटर हम बेच रहे हैं, तो जब बेचेंगे तो कस्टमर से टैक्स लेंगे और टैक्स लेंगे तो हमको जितना टैक्स लगा हम रख लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो वापस पे कर देंगे। मगर यहाँ पर आप बेच नहीं रहे हो, यूज कर रहे हो। तो यूज कर रहे हो तो कस्टमर कौन है? आप हैं कि कोई और है? सर अगर दुकानदार यूज कर रहा है तो दुकानदार है कस्टमर, और अगर दुकानदार कस्टमर है तो दुकान को ही टैक्स देना पड़ेगा और उसको वो टैक्स वापस नहीं मिलेगा। बात समझे? आपको और भी आगे चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, जीएसटी पेड हम लोग ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और चर्चा करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 नहीं, पॉइंट नंबर 3 बाद में बताएंगे, पॉइंट नंबर 4 समझ लीजिए। गुड्स, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे आप वर्कर को वेजेस एंड सैलरी दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है कपड़े का, तो हम जो कपड़ा खरीद रहे हैं उस पे तो टैक्स लगेगा, मगर लेबर को भी तो हम वेजेस दे रहे हैं, उस वेजेस पे हमको टैक्स जीएसटी नहीं देना। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये देखो 100 रुपए का तुम्हारा वर्कर एक दिन का चार्ज हुआ, 5 रुपए का जीएसटी काट रहे, तुमको 95 देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जीएसटी यहाँ पे नहीं लगता। तो कहाँ कहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है? अगर वर्कर को वेजेस एंड सैलरी देंगे वहां जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट एम्बेसी एंड अदर कंट्री, मतलब गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज होता है, जैसे आप गवर्नमेंट से आप इलाज करवाए सरकारी अस्पताल में, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। पुलिस स्टेशन में आप कुछ कंप्लेन करवाए, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज आप यूज करते हैं वहां पे जीएसटी नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता है, वाटर बिल पे जीएसटी नहीं लगता है, यानी आपके घर में जो बिजली बिल आता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, मगर ध्यान रहे प्राइवेट संस्था अगर है तो वहां जीएसटी लगता है।
प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में जीएसटी लगता है। जैसे कल को आप सीए करोगे तो अकाउंट्स के लिए आपको मान लो 10,000 रुपया देना पड़ रहा है, तो 10,000 रुपया जो दे रहे हैं तो आपका टीचर जो है 10,000 में 5%, 5% कितना होता है 500 रुपया, तो आपके सर को 9,500 मिलेगा और 500 रुपया वो किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे जीएसटी के नाम पे। ठीक है, तो ऐसे अगर स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें और छोटा मोटा जैसे हम लोग का जो संस्था है वेदांता कॉमर्स, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, हम आपसे कभी बोले कि तुमसे जीएसटी लेंगे, नहीं ना, मगर बड़े बड़े संस्था में लगता है। हेल्थ सर्विसेज पे नहीं लगता, हॉस्पिटल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे नहीं लगता। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहने का मतलब क्या, कि आप कभी एरोप्लेन से जाओगे तो वहां लगेगा, मगर छोटा मोटा जैसे बस पे नहीं लगता है ना, कहीं कहीं पे लगता, कहीं कहीं पे नहीं लगता। और इंटरेस्ट वगैरह जो देते हो, जैसे बैंक से लोन लिए, बैंक से लोन लिए 10 लाख रुपया, अब बैंक कहा कि भाई 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो एक साल का कितना हुआ, 1 लाख। हम जब 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देने गए तो बैंक कह रहा है कि 5% का टैक्स 5,000 रुपया और, तो तुमको 1,05,000 देना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट वगैरह पे भी टैक्स नहीं लगता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको टैक्स नहीं लगता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे और भी जीएसटी के बारे में, थ्योरीज के बारे में। फिर उसके बाद 2-3 क्लासेस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।